दोस्तों, एक बात सत्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, अपराधियों के अंदर रत्ती भर का डर नहीं है। दरअसल आज की घटना में एक लड़का दिन दहाड़े ही घर में घुस के एक लड़की के जो गला रेत करके हत्या कर देता है। एक ऐसी लड़की की हत्या करता है जो लड़की अपने घर की उम्मीद थी, एक किरण थी, एक नई रोशनी लाने वाली थी और अपने एक बेहतर भविष्य बनाने वाली थी। उस लड़की की हत्या करने के बाद मानो ऐसा लगता है उस लड़की का जो पूरा परिवार ही उजड़ गया हो। वाक़ई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको भी हैरान कर देने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दरअसल लखनऊ के मोहल्लागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है धर्मावत खेड़ा। और इसी धर्मावत खेड़ा के रहने वाली है एक 45 वर्षीय पूनम, जो कि बगल के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में एक नौकरी करती थी। और पूनम के पति रमेश रावत की करीब 3 साल पहले जो मृत्यु हो जाती है एक बीमारी के चलते। पूनम की टोटल 2 बच्चियां हैं और जिसमें से बड़ी बेटी का नाम प्रियांशी है और जिसकी उम्र अभी महज 39 वर्ष होगी, और छोटी बेटी है जिसका नाम महक है। दरअसल जो पूजा भले ही गरीब परिवार से, लेकिन अपने दोनों बच्चों की बेहतर तरीके से जो परवरिश ही नहीं करती बल्कि पढ़ा लिखा के उनका एक बेहतर भविष्य बनाना चाहती है। इसलिए जो प्रियांशी है अपने ही इलाके के एक कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रही है और पूनम जो कि अपनी बच्चियों से बेइंतहा मोहब्बत करती, उनकी हर छोटी मोटी जो ख्वाहिशें हैं अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखती थी और उन्हें कभी एहसास नहीं होने देती कि उनके जो सर पे उनके पिता का जो साया नहीं है। बात कर रहा हूं मैं 24 नवंबर 2025 की। सुबह सुबह दरअसल पूनम हर रोज की तरह तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए चली जाती है और घर पर सिर्फ उनकी जो दोनों लड़कियां रह जाती हैं। दोपहर के 12:30 बजे के आसपास का समय होगा। अचानक ही एक लड़का बाइक से जो पूनम के घर के बाहर पहुंचता है और घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अपनी बाइक को खड़ी कर देता है और सीधे जो पूनम के घर के अंदर एंट्री कर जाता है। लेकिन जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है तो दरवाजे पे ही जो पूनम की छोटी बेटी है महक से जो उनकी मुलाकात हो जाती है और वह लड़का महक को जो सवाल करता है कि तुम्हारी बड़ी बहन प्रियांशी कहाँ है। इस पर जो महक है उस लड़के को जवाब देते हुए कहती है कि दीदी नीचे कमरे में सो रही है। और वो लड़का महक से कहता है कि मैं सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ, अपनी दीदी को ऊपर भेजो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। और इतनी सी बात कहने के बाद वह लड़का दूसरे फ्लोर पे चला जाता है। और लेकिन जैसे ही दूसरे फ्लोर पर पहुंचता है तो थोड़ी देर के बाद प्रियांशी भी सीढ़ियों के माध्यम से सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है। और उसके बाद वो लड़का और प्रियांशी थोड़ी देर तक बातचीतें करते हैं। लेकिन जैसे ही बात खत्म होती है तो उसके बाद से वह लड़का अपने पास से एक तेज धार हथियार को निकालता है और उस हथियार को प्रियांशी के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से प्रियांशी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, अपने गले को हाथ से पकड़ लेती है। वह लड़का हथियार को वहीं पे फेंक देता है और नीचे उतरता है और घर के बाहर जो उसने अपनी बाइक खड़ी कर रखी थी, बाइक को लेकर के बड़े आराम से मौके से जो निकल जाता है। इधर प्रियांशी है जो अपने गले को हाथ से पकड़ते हुए सीढ़ी से जो नीचे उतरती है। लेकिन जैसे ही जो बरामदे तक पहुंचती है तो वहां पे पहुंचने के बाद वहीं पे जो गिर जाती है और करीब 10 मिनट के अंदर ही प्रियांशी की घटना स्थल पे ही जो मौत हो जाती है। हालांकि प्रियांशी जब वहां पे गिर के छटपटा रही थी तो बगल में उसकी जो छोटी बहन महक है वो खड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि अपनी बहन के साथ क्या करें। खास करके जब अपनी बहन की डेड बॉडी को जब वो देखती है तो देखने के बाद वो जोर जोर से जो चीखने चिल्लाने लग जाती है और उसकी चीख पुकार सुन करके आसपास के जो लोग हैं वहां पे आ जाते हैं। आसपास के लोग जब प्रियांशी को मृत हालत में देखते हैं तो सबसे पहले इस बात की जानकारी उसकी मां पूनम रावत को देते हैं। पूनम को जब यह मालूम चलता है कि किसी ने लड़के ने उनके घर के अंदर घुस के उनकी बड़ी बेटी की जो हत्या कर दी है, पूनम हॉस्पिटल का सारा काम धंधा छोड़ के फौरन अपने घर पहुंच जाती है और अपनी बेटी की जो डेड बॉडी को देखते उसके सीने से लगाकर जो फूट फूट के रोने लगती है। चूंकि मामला जो अब पुलिस का बन चुका था और तुरंत इस बात की जो जानकारी मोहल्लागंज थाने में जो दे दी जाती है और पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है
पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ घटना स्थल पे पहुंचती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है। तो आसपास के लोग वहां पे मौजूद होते हैं, वो लोग पुलिस के ऊपर भड़क जाते हैं और उस डेड बॉडी को हाथ तक भी नहीं लगाने देते हैं। दरअसल आसपास के लोग जो पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालते हुए कहते हैं कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक इस डेड बॉडी को यहीं पे रहेगी, हम यहाँ से हिलने तक नहीं देंगे। और जिसकी वजह से पुलिस और पड़ोसियों के बीच में जो नोक-झोंक हो जाती है। हालांकि प्रियांशी की छोटी बहन महक से सवाल करती है कि जब तुम्हारी बहन के घर के अंदर हत्या की गई थी तो तुम वहाँ पे मौजूद थी, तो जो लड़का आकर के तुम्हारी बहन के ऊपर हमला किया था, क्या तुम उसको जानती हो? इस पे महक पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब मैं उस लड़की को जानती ही नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से जो उनको पहचानती भी हूँ। उसका नाम है आलोक रावत। आलोक, जिसकी उम्र अभी लगभग 21 साल के आसपास होगी, जो कि बगल के ही बीवीडी लोनपुर गांव का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम है सतीश। दरअसल सतीश के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है आलोक और एक छोटा बेटा है महक। जब आलोक का नाम लेती है तो उसके बाद से पुलिस अब डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ देती है और आलोक को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे जाती है। मालूम चलता है कि आलोक अपना घर छोड़ के भाग चुका है। इधर पुलिस के ऊपर जो पहले से ही काफी दबाव था, इसलिए अब आनन फानन में जो आलोक के छोटे भाई को पुलिस उठा लेती है और गिरफ्तार करने के बाद फिर से पूनम के घर पे पहुंचती है और लोगों को समझाते हुए कहती है कि हमने आलोक के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, अब उसी के ऊपर दबाव दे के हम आलोक को भी जो गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए आप लोग हमें डेड बॉडी को कब्जे में लेने दीजिए ताकि हम उसका जो पोस्टमार्टम करा सकें। और ख़ास करके पड़ोसियों को जब यह मालूम चलता है कि पुलिस ने आलोक के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, आखिरकार पड़ोसी भी जो पुलिस की बात मान लेते हैं। उसके बाद प्रियांशी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर आलोक को ढूंढना जो पुलिस शुरू कर देती है और आखिरकार शाम होने से पहले ही जो पुलिस को आलोक को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि जो पुलिस जब आलोक को गिरफ्तार करके थाने में लाकर उनसे जो प्रियांशी की हत्या के बारे में जानकारी लेती है, तो आलोक भी बिना किसी सख्ती और दबाव के तुरंत ही अपनी जो सच्चाई है कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब हत्या तो मैंने ही किया है, लेकिन जो मैंने यह काम किया है मुझे अपने काम पे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन आलोक इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से हैरान रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले। करीब 3 साल पहले एक शादी समारोह में पहली बार जो आलोक है प्रियांशी की मुलाकात होती है और मुलाकात में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। पहली ही मुलाकात में एक दूसरे की बातें जब पसंद आ जाती हैं तो उसके बाद अपना अपना जो मोबाइल नंबर है एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, फिर फ़ोन के जरिए उनकी बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है। बातचीत का नतीजा यह होता है कि आखिरकार कुछ ही महीनों के बाद आलोक और प्रियांशी के बीच में प्रेम प्रसंग है जो शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग इतना पनप जाता है कि पहले तो वो बात ही करते थे, अब जब मौका मिलता तो एक दूसरे से वो मुलाकात भी करते थे। आलोक और प्रियांशी दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, आखिरकार शादी तक का उनका जो फैसला डिसाइड कर लेते हैं। जब इस बारे में अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं तो दोनों के परिवार वाले भी इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रियांशी भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी माँ अपनी दोनों बच्चियों की बेहतर तरीके से परवरिश कर रही थी, इसीलिए जो प्रियांशी है इंटरमीडिएट पास करने के बाद बीएससी नर्सिंग की जो पढ़ाई कर रही थी। इधर आलोक जो था एक अच्छा खासा परिवार था, उसका नाम पे 2 गाड़ियां भी थी, लेकिन पैसा वाला होने की वजह से उसकी लत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, 2 बार इंटरमीडिएट में जो फेल हो गया था, तीसरी बार में जो इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देने वाला था और दोनों का जो रिश्ता है जब तय हो जाता है कि शादी भी बात मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद से आलोक अब अक्सर प्रियांशी के घर पे आने जाने लगता है और आकर के घर पे ही उससे बातचीत करता था। लेकिन जब शादी का रिश्ता तय हो जाता है तो उसके बाद से अब आलोक और प्रियांशी के ऊपर पति का हक जताने लगता है।
दरअसल जब भी वह प्रियांशी के घर पे आता और ख़ास करके प्रियांशी को फ़ोन करके अगर किसी से बातचीत करते हुए देखता है, तो देख आलोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए आलोक अब प्रियांशी को हर बार ही मना करने लगता कि तुम मेरे अलावा किसी और से बातचीत मत करो। लेकिन प्रियांशी है जो उनका बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से आलोक कभी-कभार प्रियांशी की जो पिटाई भी कर देता है। हालाँकि जब पिटाई करता है तो इतनी चीज़ें तो प्रियांशी जो बर्दाश्त कर लेती है। प्रियांशी को जब पता चलता है कि आलोक एक नंबर का जुआरी है, तो यह जानकर के प्रियांशी को बहुत बुरा लगता है और वह आलोक से शादी करने का इनका फैसला है जो उसको बदल देती है। और जब इस बारे में अपनी माँ से आलोक की सारी बातें जो सामने रख के बातचीत करती है, तो कहीं न कहीं जो प्रियांशी की माँ है, पूनम को भी अब उसकी बातें पसंद आ जाती हैं और अपनी बेटी की बातों को सहमति जता देती है। और खुद एक दिन पूनम ही आलोक के पिता के नंबर पे कॉल करती है और साफ-साफ लफ्ज़ों में कह देती है कि जो मैंने अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से तय किया था, दरअसल उस रिश्ते को मैं तोड़ रही हूँ। क्योंकि मेरी बेटी अब खुद नहीं चाहती कि वह आलोक से शादी करे। हालाँकि आलोक के परिवार वाले काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ना तो पूनम इस शादी के लिए तैयार होती है और ना ही उसकी बेटी प्रियांशी, जिसकी वजह से यह रिश्ता टूट जाता है। लेकिन रिश्ता जैसे ही टूट जाता है तो उसके बाद से आलोक को काफ़ी बुरा लगता है और वो आकर के प्रियांशी से मुलाकात करता है और प्रियांशी को भी काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रियांशी समझाने के बावजूद भी जब तैयार नहीं होती, इस वजह से आलोक के अंदर अब गुस्सा फूट जाता है। दरअसल आलोक जब अपनी तमाम कोशिशें कर लेता है, उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब प्रियांशी है, उससे शादी कभी नहीं करेगी। तो आखिरकार आलोक अब प्रियांशी को और उसकी माँ-बहन को तरह-तरह की धमकियाँ देने लग जाता है। अगर प्रियांशी की शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं सबको जान से मार दूँगा। हालाँकि आलोक जब जान से मारने की धमकी देता है, तो पूनम और उसकी दोनों बच्चियाँ भी अब उसकी धमकियों को हल्के में ले लेती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि उसके बाद से आलोक एक सही मौके का इंतज़ार करता है और आखिरकार उसे यह मौका मिल जाता है। 24 नवंबर को वो इस घटना को अंजाम देता है और सुबह-सुबह जो पूनम है तैयार होकर हॉस्पिटल जाती है और इस बात की जानकारी आलोक को बेहतर तरीके से मालूम थी। उसकी माँ जब हॉस्पिटल में चली जाएगी तो घर पे दोनों जो उनकी बेटियाँ रहेंगी। इसके लिए करीब दोपहर साढ़े 12 बजे का आस-पास वो टाइम को चुन लेता है। प्रियांशी के घर पर पहुँचता है तो इस बार अपनी बाइक को उसके घर के सामने नहीं लगाता, बल्कि वहाँ से लगभग 100-200 मीटर जो दूरी पे खड़ा कर देता है। और सीधे जब वो प्रियांशी के घर अंदर एंट्री करता है तो दरवाजे पे ही जो आलोक की मुलाकात प्रियांशी की छोटी बहन है महक, उनसे हो जाती है और आलोक सबसे पहले महक से सवाल करता है कि प्रियांशी कहाँ है? तो इस पर महक महक कहती है कि दीदी नीचे कमरे में सो रही है। तो आलोक उनसे कहता है कि मैं दूसरे फ्लोर पे जा रहा हूँ, अपनी दीदी को वहाँ पे भेज दूँ। महक जो प्रियांशी को छत पे भेज देती है ऊपर दूसरे फ्लोर की पे और वहाँ पे आलोक कहता है कि मैं उनसे हर सिचुएशन में बात करता हूँ कि अगर आपने मुझसे शादी नहीं की, तो मैं आपकी किसी और से भी नहीं होने दूँगा। लेकिन जो प्रियांशी होती है उन्होंने साफ-साफ शब्दों में इनकार कर देती है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, चूँकि आप जुआरी हो, शराबी हो और आप में सारे वो बुरे काम हैं जो दुनिया में गंदे आदमी में होते हैं। और मैं एक शिक्षित हूँ और मैं कुछ समय के बाद मैं अब मेरी जॉब सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद में मेरा और आपका जो संबंध है इतने अच्छे से नहीं चल पाएगा और आगे चल के हमें जो रिश्तों में जोखिम उठाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जो आलोक है बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने साथ एक जो धारदार हथियार लाया था, उससे जो मौके पर ही प्रियांशी का गला रेत देता है और उसकी निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मेरा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। हम अपनी कहानी में समाज को जो जागरूक करने का काम करते हैं। अगर आप लोगों को जो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।